You are most welcome to Essential class. The topic of this video is introduction of bank and its function. Let's start. Look at the definition of bank. Banking can be defined as the business activity of accepting and safeguarding money owned by other individuals and entities, and then lending out this money in order to earn a profit. बैंकिंग व्यवसाय मुद्रा को स्वीकार करना, उसे सुरक्षा प्रदान करना जो कि किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा बैंक में जमा किए गए हैं, और उन मुद्राओं को उधार देना जिससे लोग प्रॉफिट कमा सकें या बैंक स्वयं प्रॉफिट कमा सकें। अर्थात एक सरल शब्द में कहा जाए तो बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ मनी। Look at the meaning. Business with a bank, depositing or withdrawing funds or requesting a loan, etc. बैंक मुद्रा को स्वीकार करना, फंड को निर्गमित करना और लोन के आवेदन को स्वीकार करने का व्यवसाय है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि जो बैंक है वो मुद्रा स्वीकार करता है। जैसे ही लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे स्वीकार करता है, उसे इनकार कभी नहीं करता कि नहीं मैं नहीं जमा करूंगा। या जब भी आप बैंक में जाते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए तो बैंक कभी नहीं बोलता कि नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो बैंक इस प्रकार की अगर वो एक्टिविटीज करता है कि वो डिनाई कर देता है कि नहीं पैसा नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी और आपका विश्वसनीयता बैंक पे कम हो जाएगा, जिससे आप पैसा वहां जमा करना पसंद नहीं करेंगे। कुछ सर्कमटेंसेस को छोड़ के, मैंने कहा कुछ सर्कमटेंसेस को छोड़ के, जिसपे सरकार यदि नियंत्रित लगा देती है, जैसे कि करेंसी को बंद कर दिया गया था भारत में। आपने देखा कि 500 के नोट, 2000 के नोट भारत सरकार ने बंद कर दिए थे, और उसके बाद एक लिमिटेड मात्रा में निर्गमन का आदेश जारी कर दिया गया था कि 2000 रुपये से ज़्यादा किसी को पैसा भी नहीं मिलेगा। तो वो नियंत्रित कर देती है, वो विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की प्रोविजंस लाती है। सामान्य परिस्थितियों में कभी भी बैंक मुद्रा देने से डिनाई नहीं करेगा, आपके पैसे को विड्रॉल करने से डिनाई नहीं करेगा। लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बैंक एंड बैंकिंग थ्रू आउट हिस्ट्री with banking defined by sources. जनरली ये कहा जाता है कि बैंक का उद्गम फ्रांस में हुआ, बेबीलोन में हुआ। वहाँ पे जो मुद्रा देने वाले लोग थे, मुद्रा का जो लेन देन किया करते थे, एक्चुअली वो बेंच पे बैठे मुद्राओं का लेन करते थे, जिस प्रकार से बैंको नाम पड़ा, और उसका जो वर्जन है भाषा का वो बैंक के रूप में आपके सामने है। तो बैंक इज अ बिजनेस ऑफ मनी विच इज नोन एज बैंकिंग बिजनेस, and the history begins with the first prototype bank in the merchant of the ancient world. प्राचीन वर्ड की बात करेंगे तो प्रोटोटाइप
व्यवसाय की बात थी, जो व्यापारी करते थे वो प्रोटोटाइप बैंक पैसों का लेन देन करते थे, जो बेंच पर बैठ के, तो बेंचों से नाम आज उसे बैंक कहा गया। Look at the function of bank. There are two type of functions. First is primary function and second is secondary function. बैंक के दो प्रमुख काम हैं, प्राइमरी प्राथमिक काम और द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी काम। पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन को। The main function of bank are accepting deposits and lending loans. Look at the accepting deposits. A bank accepts fixed deposits, and fixed deposits are this type of deposits which mature after a considerable long period, like 1 year or more than this, and the rate of interest is fixed. Generally more interest is given with this type of deposits than other schemes. The second one, current deposits or current account deposits. Generally, this type of deposits are offered to the business entities or business holders. Generally, various facilities are given with this account, and no interest, that is interesting part of this type of account, no interest is given on this type of account. In spite of that, charges are applicable on this type of account because of no withdrawing facilities, because of fund transfer facilities, because of CC facilities. The charges are applied by the bank. प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन बैंक के प्राइमरी फंक्शन होते हैं, जिसमें वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लेंडिंग लोन्स, ये मेन फंक्शन है बैंकिंग बिजनेस के। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट्स, जिसे स्थायी जमा बोलते हैं, अर्थात इस टाइप के जमा को 1 साल या 1 साल से अधिक के लिए बैंक ऑफर करता है ग्राहकों के लिए, और इस पर इंटरेस्ट रेट अन्य डिपॉजिट्स की तुलना में अधिक होते हैं, और इंटरेस्ट का जो रेट होता है इस पर फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। अगर बीच में पैसे को विड्रॉल किया जाता है तो विड्रॉल की अनुमति पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ चार्जेस के साथ बैंक इस टाइप की फैसिलिटी भी इस पर देता है कि चार्जेस लगेंगे अगर वो अपना एफडी तोड़ते हैं, एफडी से फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, अगर तोड़ते हैं तो चार्जेस अप्लीकेबल होगा। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करें तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स मुख्यतः बिजनेस क्लास को ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि इस पर लेन देन की सीमाओं का बंधन नहीं होता है। इसमें फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज, सीसी की फैसिलिटीज इत्यादि बैंक द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाती हैं, जिससे उसका बिजनेस स्मूथली चल सके। इस प्रकार की खाताओं पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि सेवाओं के लिए सेवा शुल्क बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है। अगले प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो लेंडिंग लोन्स, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शन। द फर्स्ट वन इज
Lending loans means when the bank provides money as loan to the account holder, that is known as lending loans. Look at this type of functions. First is car loans. This loan are called car loans because any time can be called back of this loan. Normally this loan are taken by bill broker or stock brokers. When the bank calls for the loan back, the lender calls loans back, then the party who has taken loan has to pay back. Second one is short-term loan. This type of loan is offered by the bank to the customer in a short period. Generally 1 year period is applicable here. Second one is medium term loans. These loans are sanctioned by the bank for the period of 1 year or more than 1 year up to 5 years. प्राइमरी फंक्शन की बात करें, इसमें हम लोन देने की या उधार देयताओं की बैंक के क्रियाओं की बात करें तो बैंक के वो सारी क्रियाएं जिस पे बैंक उधार देती है वो लेंडिंग लोन्स कहलाती हैं। जैसे कि पहला है कार लोन्स। अमूमन यह लोन बिल ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर को प्रदान किए जाते हैं। जब भी बैंक को जरूरत होती है वो लोन को वापस मांगने के लिए कॉल बैक करती है और जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो उसे चुका देते हैं। बीच बीच में ब्याज देते रहते हैं, इसलिए बैंक स्मूथली इस लोन को आगे चलाती रहती है। लेकिन बैंक को लगता है कि उसे लोन का पैसा वापस लेना चाहिए तो बैंक कॉल करती है तो उसे वापस करना होता है, इसलिए इसे कॉल लोन्स बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें तो ये अमूमन 1 साल के लिए दिया जाता है या 1 साल से कम के लिए समय के लिए दिया जाता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। अमाउंट भी इस प्रकार के लोन का कम होता है। तीसरा है मीडियम टर्म लोन्स। इस प्रकार के लोन को मीडियम टर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 साल से अधिक और 5 साल तक के लिए लोन बैंक के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, ऑफर किया जाता है और उस पीरियड में लोन की अवधि नज़दीक आने पे या लोन की अवधि पूरी होने पे लोन जिसने लिया है उसे पैसे को चुकाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें, these loans are sanctioned for a period more than 5 years by the bank. That's why this is known as long term loans. The first one is overdraft. Overdraft facilities are given to the business holders who have taken करंट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज जनरली मुख्यतः करंट अकाउंट के होल्डर्स को दी जाती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले मैं इसे समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी व्यापारी का बैंक में 10,000 रुपये जमा है और 20,000 रुपये का वो चेक पाया, उसने भेज दिया बैंक में। क्यों ये फैसिलिटीज आती है इस पर ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए मिस्टर ए का करंट अकाउंट है और 10,000 रुपया उनके बैंक में जमा है। उन्हें पता है कि मेरा 10,000 रुपये बैंक में जमा है और 20,000 रुपये का चेक किसी व्यापारी से उन्हें मिला पेमेंट का, उन्होंने बैंक भेज दिया। चेक भेजा तो उन्हें दिमाग में ये है कि 30,000 रुपया मेरा फंड हो गया है, लेकिन बैंक द्वारा वो चेक क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, ये बात उन्हें नहीं पता। उन्होंने 25,000 रुपये का एक चेक काट दिया पेमेंट का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरा 30,000 रुपये बैंक में है।
तो एक चेक जिन्होंने काटा वो बैंक में पहले पहुंच गया, तो बैंक में तो 10,000 रुपये जमा है, 20,000 का क्लियरेंस नहीं हुआ है, या किसी कारणवश भेजा नहीं गया बैंक में, या बैंक में वो कहीं से वसूल होकर नहीं आया। अब बैंक के पास 25,000 रुपये का चेक पहुंच जाता है, तो बैंक के पास तो 10,000 जमा है। अगर बैंक चेक कैंसिल कर सकती है, जिससे व्यापारी का साख गिर सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी को दिया है चेक 25,000 रुपये का, और व्यापारी सोचेगा बैंक में पैसा नहीं रहता, इन्होंने चेक काट दिया है, चेक बाउंस हो जाएगा, ऐसा केस आ सकता है। तो बैंक व्यापारी को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देता है, वो चेक क्लियर कर देगा। 10,000 रुपये जमा था, 25,000 का चेक क्लियर कर दिया, 15,000 बैंक ओडी में डाल देगा, ओवरड्राफ्ट में डाल देगा। जब उनका चेक क्लियर होके आएगा तो हिसाब सेटलमेंट हो जाएगा। अर्थात जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा निकालने की सुविधा अगर बैंक देता है, तो जितना ज़्यादा पैसा विड्रॉल किया जाता है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। Generally, this facility is given on current account when account holder withdrawal amount more than deposits. That more amount than deposits is known as overdraft. Next one is cash credit. Under this facility, the bank allow the borrower to withdraw cash against certain securities. Anyone can take cash credit against any securities or any guarantee. कैश क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को गिरवी रख के प्रतिभूतियों के अगेंस्ट कैश क्रेडिट की सुविधा बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह भी एक लोन के रूप में होता है। अमूमन ये 5 साल से अधिक की सुविधाएं हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म लोन की श्रेणी में से रखा गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज, द बैंक प्रोवाइड्स फंड्स टू देयर कस्टमर बाय परचेजिंग और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। Anyone can take this type of facilities by purchasing or discounting bill of exchange. If Mr. A having a bill against any payment from Mr. B, then Mr. A can go to the bank and make a discount and get the cash back. Whenever the time is due, Mr. B will have to go to the bank, or bank will present a bill before Mr. B, and Mr. B has to pay the amount on that bill. That is known as bill of exchange. Bill of exchange, मिस्टर ए को कोई पैसे की ज़रूरत है मान लीजिए, और मिस्टर बी पेमेंट देने में सक्षम नहीं है, तो कहते हैं मुझे एक आप बिल लिख दें, मैं स्वीकार कर लूँगा। जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टूडेंट पढ़ चुके होते हैं 10+2 में। तो मिस्टर बी ने बिल स्वीकार कर लिया, मिस्टर ए जाके अपने बैंक से उसे डिस्काउंट करके पैसा ले सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। जब बिल का डेट ड्यू होगा तो मिस्टर बी उस बिल का पेमेंट ए को करने के बजाय बैंक को करेंगे, क्योंकि बिल बैंक के पास है, बैंक से उन्होंने डिस्काउंट कराया हुआ है। लुक एट द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। Apart from the main function, the bank also provides financial services to the corporate sector and business and society, and they are as follows. प्राइमरी फंक्शन के अलावा बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित अन्य काम भी करती है, जिसे हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं।
फर्स्ट इज मर्चेंट बैंक, अर्थात बैंक एक व्यापार की तरह काम करती है, व्यापारी की तरह काम करती है। कैसे? मर्चेंट बैंकिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच underwrites securities from companies, advises in various activities. बैंक सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने में सलाहकार की तरह काम करती है, सुझाव देती है, उन्हें बिकवाने में सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार का बैंक अब काम करने लगी है जिसे हम मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं, और ये सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत उसे रखा जाता है। अगला है लीजिंग। Banks have started funding the fixed assets through leasing. It refers to the renting out of movable property by the bank to the businessman. Bank fixed assets लीजिंग का भी काम करती है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे रेंटिंग आउट का काम भी करती है। लीजिंग फिक्स्ड एसेट्स के लिए प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसे बिजनेसमैन लीज पे लेके कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज बैंक करती है, लीजिंग हाउसिंग का भी काम करती है। तो इस प्रकार की काम बैंक का सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स इज द मेन फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इज मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन्वेस्ट देम इन स्टॉक मार्केट एंड मनी मार्केट। व्हेन अ बैंक एक्सेप्ट small deposits, small units from the investors and invest it in the money market or in stock market and provides the part of profit to the investors, that is known as mutual funds. तो इस टाइप के काम को भी बैंक करते हैं। म्यूचुअल फंड का अर्थात बड़े बड़े जमाओं को आम पब्लिक जमा नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो बैंक उसको स्मॉल यूनिट्स में बांट के पब्लिक को ऑफर करती है, पब्लिक उस यूनिट को खरीदता है और बैंक उसे इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक उन्हें प्रॉफिट के रूप में, जिसे हम NAV कहते हैं, उस रूप में उन्हें हिस्सा देती है। Look at the next one, that is venture capital. This is also known by the name of seed capital. Venture capital is financial capital provided to early stage, high potential, high risk growth startup companies. The venture capital funds make money by owning equity in the companies it invests in, which usually have a novel technology or business. It means whenever anyone going to start a startup, there is need of money. When the startup plan is good, high potential, the bank is interested to finance it. That is known as seed capital or venture capital. जब कोई व्यक्ति व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहता है, उसे पैसे की जरूरत होती है। अगर उसका व्यवसाय हाईली पोटेंशियल है, ग्रोइंग है, ग्रोथ हो सकता है उसमें, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को बैंक स्टडी करता है, उसके प्रपोजल को, और उसे फाइनेंस कर देता है। तो इस प्रकार के जो शुरुआती पूंजी होती है, जिसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं, अर्थात सीड कैपिटल भी कहा जाता है, एक प्रकार से बीज की तरह कैपिटल है, जिससे ये एक वृक्ष बनेगा। तो इस टाइप का काम भी बैंक करते हैं, इसे हम सेकेंडरी फंक्शन करते हैं। ATM फैसिलिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं, 24 आवर फैसिलिटीज़ बैंक दिया हुआ है कि आप कहीं से भी पैसा 24 आवर निकाल सकते हैं ATM में जाकर। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को हम सेकेंडरी फंक्शन के अंदर रखते हैं। टेली बैंकिंग फैसिलिटीज़, टेली बैंकिंग टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जैसे कि आप मोबाइल हो गया, उसके माध्यम से बैंकिंग की डीलिंग करना, बैंकिंग का विड्रॉल, पेमेंट इत्यादि करना टेली बैंकिंग के अंतर्गत आता है। ATM
is also known as cash point. The banks nowadays provides ATM facilities to the customer who can withdraw money easily and quickly 24 hours in a day. Telebanking is a throwback to the days when people could call into a central number their bank financial institution in order to get the balance or order to deal the money with the transaction. You get the credit cards. बैंक उधार के रूप में कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, इस प्रकार से एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। अर्थात बैंक में पैसा नहीं भी जमा है तो भी विड्रॉल की सुविधा, कोई सामान खरीदने की सुविधा बैंक प्रोवाइड करती है, उधार के रूप में देती है इस कार्ड के, जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स अलाउज अ पर्सन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज अप टू अ सर्टेन लिमिट विदाउट इमीडिएट पेमेंट. The amount is paid to the shop, hotels, etc. by the commercial banks. उधार के रूप में बैंक पहले पेमेंट कर देती है सामान को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड पर, या होटल्स इत्यादि के बिल को बैंक पहले पेमेंट कर देती है और बाद में ब्याज के साथ या विद इन द टाइम बिना ब्याज का कस्टमर से वसूल देती है. लॉकर फैसिलिटीज. बैंक provides lockers to the customers and take the rent on that lockers. बहुत से ग्राहक अपने वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर्स के फैसिलिटीज बैंक से लेते हैं. बैंक उनके आभूषण को, उनके डॉक्यूमेंट को रखने के लिए एक सेल बनाया होता है जो स्ट्रॉन्ग सेल होता है, उसमें रखने की सुविधा देता है जिससे वो बैंक किराया वसूल करता है. इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आती है. अंडर राइटिंग. अगला अंडर राइटिंग. बैंक शेयर इशू करने वाली कंपनी के साथ टाई अप करती है कि यदि उनका शेयर नहीं बिकेगा तो वो खरीद सकते हैं. अर्थात कंपनी के पास जोखिम कम होता है अगर वो अंडर राइटर अपॉइंट किए हुए हैं, तो बैंक अंडर राइटिंग काम करती है और उसको वो सर्टेन कमीशन देती है. जनरली दिस अंडर राइटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज मीडिएटर एक्टिविटीज. इफ इशूड शेयर बाय द कंपनी आर नॉट सब्सक्राइब्ड wholly by the public, then the bank will take rest of shares which have not been subscribed by the public. That is known as underwriting, and for that bank take commission from the company. Next one is Banking Code Standard Board of India is also secondary function of bank which provide the services with the bank, and this is watchdog institution which check the activities of bank and consider the interest of the customers. Thank you very much. Thank you for listening.